नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ वायरल वीडियोस और लाखों करोड़ों के स्टंट्स की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे क्रिएटर की जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेस मुगल बनने की राह पर निकल चुका है। अच्छा, सोचिए जरा, एक प्राइवेट जेट किसी को तोहफे में दे देने से भी बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सवाल मिस्टर बीस्ट के लेवल को देखते हुए बिल्कुल सही बैठता है ना? और इसका जवाब है एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी शुरू करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये मिस्टर बीस्ट का अब तक का सबसे हैरान करने वाला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मिस्टर बीस्ट के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट को, फिर समझेंगे कि ये मामला सिर्फ वीडियो से कहीं आगे का है। इसके बाद उनके फ़ोन, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी के पीछे की कहानी जानेंगे। फिर बात होगी इसमें शामिल बड़े बड़े जोखिमों की, और आखिर में समझेंगे कि ये क्रिएटर्स के लिए एक नया प्लेबुक कैसे बन रहा है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मिस्टर बीस्ट का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे जिमी डोनाल्डसन यानी हमारा मिस्टर बीस्ट अपने बिजनेस को सिर्फ यूट्यूब स्टंट से आगे ले जाकर लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर तक पहुंचाने की तैयारी में है। तो असल में खबर ये है कि मिस्टर बीस्ट की जो होल्डिंग कंपनी है बीस्ट इंडस्ट्रीज, वो दो बिल्कुल नई कंपनियां लॉन्च कर रही है, बीस्ट मोबाइल और मिस्टर बीस्ट फाइनेंशियल। एक होगी मोबाइल फ़ोन कंपनी और दूसरा होगा एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। तो अब सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा सेक्शन। ये सिर्फ वीडियोस से कहीं ज्यादा है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये उनकी पहले से बनी हुई बिजनेस की मजबूत नींव पर अगला कदम है। अगर उनके मौजूदा बिजनेस पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो पहले से ही एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी फीस्टेबल्स नाम की चॉकलेट कंपनी है, बीस्ट गेम्स नाम का एक शो अमेज़न प्राइम पर है और व्यूस्टैट्स नाम की एक एनालिटिक्स फर्म भी है। ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है। और इन सब के पीछे की असली ताकत क्या है? वो है उनके 450 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। सोचिए जरा, कितनी बड़ी ऑडियंस है ये। यही उनके हर बिजनेस की जान है। और इसका असर उनके रेवेन्यू पर साफ दिखता है। पिछले साल ही कंपनी ने $400 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया, मतलब एक बहुत बहुत बड़ी रकम। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इतने बड़े रेवेन्यू के बाद भी बीस्ट इंडस्ट्रीज को पिछले साल घाटा हुआ, और वजह उनके वीडियोस बनाने का जबरदस्त खर्चा। तो अब समझ में आता है कि बिजनेस को अलग अलग फील्ड में फैलाना क्यों इतना जरूरी हो गया है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब होगा कैसे। सेक्शन 3, फोन, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी। यहाँ हम इन नई कंपनियों के पीछे के बिजनेस मॉडल और उनकी चालाक सोच को समझेंगे। तो ये दो नए वेंचर हैं। एक तरफ है बीस्ट मोबाइल, जो कि एक नई मोबाइल फोन कंपनी होगी, और दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट फाइनेंशियल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ लोगों को पैसों के बारे में सिखाएगा भी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी फोकस करेगा। मिस्टर बीस्ट फाइनेंशियल के प्लान्स को देखें तो अरे वाह, इसमें तो बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक मोबाइल ऐप है, फाइनेंशियल सलाह है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी है, क्रेडिट स्कोर की जानकारी है, और यहाँ तक कि स्टूडेंट लोन्स और इंश्योरेंस भी देने का प्लान है। कंपनी के जो सीईओ हैं जेफरी हाउजेनबोल्ड, उनकी बात से कंपनी का मकसद और भी साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट भी बनाना चाहते हैं। मतलब अच्छा काम करते हुए अच्छा भी करना है। और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट है। इसे कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सब कुछ खुद से नहीं बनाएंगे। वो किसी पहले से मौजूद फिनटेक कंपनी से पार्टनरशिप करेंगे, उनका बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, और इससे वो बैंकिंग के भारी भरकम नियमों, क्रेडिट के झंझट और पैसों के बड़े जोखिम से सीधे सीधे बच जाएंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, एक बहुत बड़ा दांव, क्योंकि इतने बड़े नियमों वाले सेक्टर में उतरने के अपने खतरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सीधी सी बात तो ये है कि किसी कंटेंट क्रिएटर का बैंकिंग की दुनिया में आना ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ नियम कानून बहुत ही सख्त होते हैं। एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी है जॉश गर्बन, वो इस खतरे को और साफ करते हैं।
उनका कहना है कि भले ही आप किसी और कंपनी के लाइसेंस पर काम कर रहे हों, लेकिन जब लोगों का पैसा बीच में आता है तो आपकी इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन दांव पर लग जाती है। तो ये रेप्यूटेशनल रिस्क या प्रतिष्ठा का खतरा आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वो खतरा है जब किसी कंपनी की बनी बनाई इज्जत को धक्का लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो कमाई का नुकसान तो होता ही है, सालों की मेहनत पर भी पानी फिर सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मिस्टर बीस्ट का ये कदम सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिएटर इकोनॉमी के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी को समझते हैं, द न्यू क्रिएटर प्लेबुक। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। सितंबर 2023 में सीईओ आते हैं, अक्टूबर में ट्रेडमार्क फाइल होता है और दिसंबर तक तो इसका पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो जाता है। ये दिखाता है कि ये कोई हवाई प्लान नहीं है, बल्कि एक सोची समझी, तेजी से आगे बढ़ती हुई रणनीति है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे का प्लान तो और भी बड़ा है। एक ऐसा मार्केटप्लेस बनाने की तैयारी है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स को दुनिया की टॉप कंपनियों से सीधे जोड़ेगा। तो साफ है, ये एक बहुत बड़े विजन का छोटा सा हिस्सा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या अब क्रिएटर्स ही दुनिया के नए बड़े कॉरपोरेशंस बनने जा रहे हैं? मिस्टर बीस्ट का ये कदम तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना यह है कि क्रिएटर इकोनॉमी का ये ऊंट आगे किस करवट बैठता है।